नमस्कार। पिछले वक्त में हमने देखा था प्रबंधन में कि जो भी प्रबंधन के क्षेत्र होते हैं या अथवा जो भी व्याप्ति जो होती है उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी मैंने दी आपको। उसमें हमने ये बोला था कि प्रबंधन के क्षेत्र में जो कुछ भी है वो अत्यंत विस्तृत है ना। जैसा कि हम मानते हैं कि प्रबंधन यह सार्वभौमिक स्वरूप का होता है और जो सार्वभौमिक होता है तो वो हर जगह पे होता है। तो उसमें जैसे कि उत्पादन प्रबंधन हो गया, विपणन प्रबंधन हो गया, वित्तीय प्रबंधन हो गया, क्रय प्रबंधन हो गया, लेखाकर्म प्रबंधन हो गया, सेवा वर्गीय प्रबंधन हो गया, कार्यालय प्रबंधन हो गया, अनुरक्षण प्रबंधन हो गया, विकास प्रबंधन हो गया, यातायात या परिवहन प्रबंधन हो गया, वातावरण प्रबंधन हो गया, समय प्रबंधन। यानी कम से कम हमने 12 प्रबंधन के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम देखते हैं कि प्रबंधन में क्यों इसका महत्व है ना, बराबर है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट जिसको हम बोलेंगे कि प्रबंधन में क्या महत्व है ना। तो जो भी कोई वर्तमान समय में उन सभी क्रियाओं का जो भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को या ध्येय प्राप्ति के लिए कुछ अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा संपादित जो भी कुछ किया जा सकेगा, इस सामूहिक क्रिया को जैसे कि राज्य हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, सेना हो गया, व्यवसाय हो गया, उद्योग हो गया, अथवा किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, परंतु प्रबंधन का महत्व व्यावसायिक उपक्रमों के लिए सर्वाधिक होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होगा। हम जो भी कुछ देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वक्त में आपको बोला था कि हम 5 एम के साथ में चलते हैं। तो 5 एम कौन से हैं? जैसे कि मटेरियल है, मैन पावर है, मशीन्स है, मनी है और मेंटेनेंस है। यानी हम क्या बोलेंगे, यंत्र सामग्री है, कच्चा माल है, उसके बाद में कामगार है, पैसा है, और इन 4 एम के ऊपर में जो व्यवस्थापन है, जो प्रबंधन है, वो प्रबंधन कार्य करता है। अगर हमने थोड़ा भी अगर रॉ मटेरियल या कच्चा माल को हम ज्यादा पैमाने के ऊपर में उसका उपयोग किया तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली वस्तु का जो भी कोई कीमत है, जो भी कोई कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। उसी के साथ में अगर हमने यंत्र को सही मायने से कामगार ने उसका उपयोग नहीं किया तो यंत्र क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जल्दी नष्ट हो जाएंगे, जिसको हम डिप्रिसिएशन ऑफ द कॉस्ट जो बोलेंगे वो बढ़ेगा। कामगार ने अगर काम नहीं किया तो हम उसको वेतन जो है वो वेतन बड़ी पैमाने के ऊपर में देना पड़ेगा, मजूरी बड़ी पैमाने के ऊपर में देना पड़ेगा, और जो भी कुछ कास्ट है, वस्तु की कास्ट है, वो कास्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन सारों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। तो फिर हम अभी देखते हैं कि उपक्रमों में संदर्भ में जो भी कोई प्रबंधन का जो कुछ महत्व है वो किस किस मायने से रखता है। तो सबसे पहला यह है कि उपक्रमों के उद्देश्यों एवं नीतियों को निर्धारित करना। देखो, मैं और से एक बार बोलता हूं कि उपक्रम के उद्देश्यों एवं नीतियों को निर्धारित करना। अभी सामान्यतः कैसा होता है कि उपक्रम में जो भी कोई प्रबंधन होगा उस उपक्रम में सामान्य उद्देश्यों तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को, है ना, जो भी कुछ कर्मचारी हो गए उसका जो भी कोई व्यक्तिगत उद्देश्य जो होगा उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उपक्रम के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपक्रम में जो भी कोई नीतियां रहेगी, जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं, नीतियां रहेगी, वो निर्माण प्रबंधन को द्वारा किया जाएगा। दूसरा, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। अभी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना का तभी संभव होगा कि जब संस्था को कुशल प्रबंधकीय सेवाएं उपलब्ध हो। अभी कुशल प्रबंधक सेवाएं अगर उपलब्ध है तो निश्चित ही निर्धारित उद्देश्यों को हम बहुत जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों को अधिकतम प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी कोई संसाधन होगा, जो भी कोई उत्पादन के लिए साधनों में जो भी कोई उपलब्धता होगी, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ये करेंगे। ये तो ऐसा होता है ना कि हमारे घर में 2 ही व्यक्ति है, लेकिन 2 ही व्यक्ति के पास में अगर हजारों कपड़े हैं तो वो एक दिन में कितना पहनेगा, एक ही यूनिफॉर्म्स को पहनेगा। तो कम करके उसकी जो यूटिलिटीज जो है हम दूसरी तरफ हम ट्रांसफर करेंगे। अगर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो ये कौन करेगा, ये प्रबंधक ही करेगा। यानी क्या होगा, उत्पादन के साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में रोजगार को उपलब्ध करना, है ना।
अगर हम रोजगार को दिन ब दिन अगर उपलब्ध करते हैं तो उसमें रोजगार की वृद्धि तो बढ़ेगी, उसी के साथ साथ में उस देश का आर्थिक परिस्थिति में भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में सुधार होगा। यानी वर्तमान समय में जो बड़े पैमाने के ऊपर में जो भी कोई उद्योग होगा वो प्रबंधन की देन माना जाएगा, बराबर है, क्योंकि उन लोगों को रोजगार प्राप्त होने से जो भी कुछ रहन का जो स्तर जो है, रहनीमान का जो स्तर है, वो स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। और इससे क्या होगी कि सोशल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत में, सामाजिक के अंतर्गत में जो सुधार होगा वो देश के लिए हितकारक रहेगा। गरीबी का निश्चित ही उन्मूलन होगा। अगर हमें रोजगार मिलता है, हमारे देश के व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, योग्य रोजगार अगर उस उपक्रमों में काम करते हैं तो गरीबी का निर्मूलन होगा। और जब गरीबी का जब उन्मूलन होगा तो जनसंख्या के हित में जो भी 40% जनसंख्या जो है वो बहुत ही गरीबी की निचली रेखाओं में रहती है, तो अगर उसमें अगर स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद में मानवीय संसाधनों का विकास होगा। अभी मानवीय संसाधनों को जो वर्तमान किसी भी व्यावसायिक संस्था की जो भी कोई अमूल्य संपत्ति माना जाता है, क्योंकि भौतिक साधन जैसे सामग्री, मशीन और उपकरण, मैं 3 चीजों को बोल रहा हूं, सामग्री, मशीन और उपकरण आदि का जो भी कोई मानवीय श्रम होगा वो उत्पादन में सम्मिलित होगा करता है। और प्रबंधन एक संकल्पना यह है कि प्रबंधन की मनुष्य का विकास है। सुदृढ़ श्रम संबंध हो गए, निश्चित ही अगर प्रबंधक अगर बहुत पावरफुल है, प्रबंधक अगर बहुत अच्छा है तो निश्चित ही कर्मचारी और मैनेजमेंट, कर्मचारी और प्रबंधन और कर्मचारी, ये दोनों में भी जो भी कोई रिलेशंस है, जो भी कोई श्रम संबंध है, लेबर रिलेशंस जिसको हम बोलेंगे, श्रम संबंध हम जिसको बोलेंगे, वो सुदृढ़ होंगे और ये गौरवान्वित है। सामाजिक स्थिरता रहेगी, रोजगार रहेगा, लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, गरीबी का निर्मूलन होगा। इन सारी चीजों से सामाजिक स्थिरता जो है वो बढ़ेगी। यानी कि कुशल प्रबंधन जो देश को जो सामाजिक स्थिरता स्थापित कर सकता है, प्रबंधक अपनी कुशलता के आधार पर नए नए विचारों एवं आविष्कारों को अपनाकर जो देश में व्यावसायिक संगठन जो भी रहेगी उसमें स्थिरता बनाए रखेगी। यानी कि क्राइसिस नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में क्राइसिस नहीं होगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में जब क्राइसिस नहीं होगा तो शांति रहेगी। अभी क्राइसिस का मीनिंग 2 प्रकार से लेते हैं। जैसे कि क्राइसिस बोले तो लोग ऐसा समझते हैं कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन क्राइसिस का एक्चुअल अर्थ यह है जैसे कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है तो पेट्रोल में क्राइसिस हो रहा है ना। और वो जो बेयर्स जो है, वो जो बेयर आम आदमी नहीं कर सकता, आम पब्लिक नहीं कर सकता। सामाजिक स्तर उसके ऊपर में, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में पेट्रोल में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, यातायात पे बहुत ज्यादा पैमाने में फर्क पड़ेगा। और अगर यातायात की अगर कीमतें बढ़ती है तो निश्चित ही वस्तुएं की कीमतें बढ़ेंगी। और जब वस्तुएं की कीमतें बढ़ेंगी तो तुम्हें जो भी कुछ वस्तु लेना है वो ज्यादा पैसे देकर लेना पड़ेगा। और ज्यादा पैसे देकर जब लेना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपका जो अतिरिक्त जो पैसा है उसमें इन्वेस्ट होगा। प्रतिस्पर्धा का सामने करने में सहायक, डेफिनेटली आज का युग जो है वो कॉम्पिटिटर युग कहा जाता है ना। अभी आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि एक स्पुतनिक्स वी करके रशिया की वैक्सीन अपने यहाँ पे आ रही है ना। देखो उन्होंने लंच किया, लंच करने के बाद में इंडिया में इनपुट्स कर रही है। क्योंकि इंडिया में क्यों इनपुट्स कर रही है, कॉम्पिटिटर्स इंडिया में वो 10 जगह पे, 10 देशों में बेचने की जगह पे एक ही इंडिया को दे दे तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको पूरा कस्टमर मिल गया है ना। डेफिनेटली इट्स ट्रू एंड फैक्ट, बराबर है ना, बिल्कुल। क्योंकि 10 देशों में अगर वो बेचता है तो 10 देशों में जब वो स्पुतनिक वी बेचेंगे तो उनको 10 जगह पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 10 जगह पे उसको प्रबंधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही इंडिया में अगर वो देते हैं तो 10 कंट्रीज की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी सारी पॉपुलेशन उसको भारत में मिल रही है। यानी कि मैनेजमेंट एक ही रहेगा और इनकम ऑफ द सोर्सेस ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगी। इनकम ऑफ द सोर्सेस बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। यानी एक ही देश को मैनेज करने में उनको दिक्कत नहीं होगी, कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे वो। यानी कि कॉम्पिटिशन जो होती है वो इस प्रकार से होती है। और ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक युग में जो भी विशेषता है वो प्रतिस्पर्धा का है। और ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंधन अपनी कुशलता एवं चातुर्य को न्यूनतम मूल्य पर उत्कृष्ट वस्तुएं जो ग्राहक को प्रदान करे, अपने संगठन को आर्थिक दृष्टि से सुयोग्य बनाए, ये सारी की सारी चीजें प्रतिस्पर्धा को सामना करने के लिए उपयुक्त रहेगा। व्यक्तियों का विकास होगा,
सामान्यता प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं करता, बल्कि व्यक्तियों का विकास करता है ना। प्रबंधन की सभी क्रियाएं जो भी होगी वो मानवीय व्यवहार के अंतर्गत से होगी, संबंधित होगी। और कुशल प्रबंधक उपक्रम में योग्य कर्मचारियों की भर्ती है, प्रशिक्षण है, विकास है तथा पदोन्नति है। इन चारों चीजों को प्रबंधक सही मायने से अगर वो निभाता है तो डेफिनेटली प्रबंधन व्यक्तियों का विकास की क्रियाओं में सामूहिक उद्देश्यों की जो भी पूर्ति रहेगी वो अच्छे से रहेगी और निश्चित दिशा से प्रेरित रहेगी, तथा इसका साथ ही साथ में कर्मचारियों के विकास के लिए अधिकतम अवसर भी प्रदान करेगी। फिर हम देखेंगे कि प्रबंधन एवं प्रशासन ये दोनों भी सरीके हैं क्या, बराबर है ना। जैसे कि प्रबंधन की प्रशासन की जो भी कोई व्यापकता जो है वो किस प्रकार से है, या प्रशासन और प्रबंधन की व्यापकता किस प्रकार से है, या प्रबंधन एवं प्रशासन में समानता है क्या, या प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर है क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रबंधन की प्रशासन से व्यापकता है क्या। तो जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा गया कि विचारधारा यह है कि प्रबंधन का जो भी कोई कार्य जो है वो प्रशासन से व्यापक अथवा विस्तृत होता है। मैं और एक बार आपसे कहता हूं कि कुछ विद्वानों की विचारधारा यह है कि प्रबंधन का कार्य प्रशासन से व्यापक अथवा विस्तृत होता है, अर्थात प्रशासन को प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वित करने वाला मानते हैं। और इस विचारधारा के अनुसार प्रबंधन नीति निर्धारित करता है और प्रशासन उन पूर्व निर्धारित नीतियों का व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रशासन की प्रबंधक से व्यापकता क्या है। अभी इस विचारधारा के अनुसार प्रशासन एक व्यापक अथवा विस्तृत शब्द है जिसमें प्रबंधन एवं संगठन दोनों का समावेश होता है। प्रशासन का कार्य नीति निर्धारित करना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना, उन सीमाओं को निर्धारित करना है जिसमें प्रबंधन एवं संगठन का कार्य करना होता है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि प्रशासन एक विस्तृत शब्द माना जाता है जिसमें प्रबंधन एवं संगठन दोनों का समावेश होता है। या प्रबंधन का अमेरिकी विचारधारा के अनुसार में क्या रहेगा कि सरकारी ढांचे को परिणाम स्वरूप ही है, यानी कि जो जिस प्रकार से ढांचा रहेगा, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर को ही उसकी विचारधारा है। विलियम शुल ने कहा है कि प्रबंधन की अपेक्षा अधिक व्यापक मानते हैं किंतु उन्होंने कभी कभी प्रशासन एवं प्रबंधन एवं दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग अवश्य किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि प्रबंधन एवं प्रशासन में समानता है क्या, है ना। प्रबंधन एवं प्रशासन में समानता है क्या, लेकिन सामान्यता ऐसा विचारधारा में जो भी कोई विद्वान लोगों ने जो भी कुछ प्रबंधन के प्रशासन को विस्तृत मानते हैं तो उनका अनुसार केवल उच्च प्रबंधन को लेकर या प्रबंधन है तथा शेष मध्यम एवं निम्न प्रबंधन को कैसा है वो व्यापक शब्द से है। जबकि अमेरिकी विचारधारा के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रबंधन एवं संगठन ये दोनों का भी समावेश होता है। अगर संगठन नहीं रहेगा तो प्रशासन नहीं रहेगा, या प्रशासन नहीं रहेगा तो संगठन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति प्रशासित नहीं हो सकता है ना। यानी उसको किसी ना किसी व्यक्ति को साथ लेना पड़ेगा ताकि जाके वो उसका उपयोग कर सके, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी पूरा कार्य नहीं कर सकता है। परंतु इन विचारधाराओं को संगठन में समावेश तो निश्चित रूप से होता है, परंतु इस विचारधारा को अतिरिक्त ऐसी विचारधारा भी है जो प्रबंधन एवं प्रशासन में कोई अंतर नहीं करती। दोनों को भी डिफर हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ही कॉइन्स के, एक ही नाणे के, एक ही पैसे के दो बाजू है, हेड एंड टेल एक ही है। प्रोफेसर हेनरी फ्यूल ये बोलते हैं कि अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक संस्था में जो भी कोई नियोजन रहेगा, संगठन रहेगा या समन्वय रहेगा तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा सभी को समान सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है। हमारे समक्ष प्रशासन के अनेक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही विज्ञान है। फिर प्रबंधन और
प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है? तो प्रबंधन से आशय यह है कि पूर्वानुमान करना, नियोजन करना, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना एवं नियंत्रण को नियंत्रित करने में। लेकिन प्रशासन क्या बोलता है? तो प्रशासन ये बोलता है कि प्रशासन से आशय यह है कि क्रिया शक्ति से जो भी प्रबंधन एवं संगठन पर नियंत्रण रखती है। इसकी नीतियां क्या हो सकती है? यह प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की क्रियान्वित का कार्य करता है। यह संस्था के नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारण का कार्य करता है। फिर इसका कार्यक्षेत्र क्या हो सकता है? प्रबंधन का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है या प्रशासन का कार्यक्षेत्र प्रबंधन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। इसमें समावेश क्या होगा? तो इसमें मध्य स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंधकों का समावेश होगा और इसमें शीर्ष अथवा उच्च स्तरीय प्रबंधन का सम्मिलित किया जाएगा। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रबंधकीय कार्यों को मूलतः प्रशासकीय कार्य प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रशासकीय कार्य को जो भी कोई संस्था की आंतरिक परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि बाह्य जो भी परिस्थितियां रहेगी उसको प्रभावित करती है। इसका कार्य का स्वरूप कैसा रहेगा? प्रबंधन का कार्य का स्वरूप कैसा रहेगा कि जो भी कोई योजना बनाने को लेकर लक्ष्य प्राप्ति, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कोई लक्ष्य प्राप्ति रहेगी वो आदेश तथा निर्देश देना होता है। इसका कार्य नीतियों का निर्धारण करने संपूर्ण इकाई पर नियंत्रित रखना होता है। सक्रियता क्या रहेगी? प्रबंधन के कार्य के प्रति पूर्णता सक्रिय होता है, प्रशासन कार्य के प्रति पूर्णता सक्रिय नहीं होता है। विषय सामग्री क्या रहेगी? तो कर्मचारियों की अतिरिक्त संगठन की संपत्ति, साधन, निधि, बाहरी तत्व आदि प्रबंधन का विषय सामग्री है। संगठन के कर्मचारी प्रशासन की विषय सामग्री है। जोखिम में उत्तरदायी कौन रहेगा? तो प्रबंधन के कार्य में जोखिम नहीं होगी। व्यवसाय तथा उद्योग में होने वाली हानि के लिए प्रबंधक उत्तरदायी नहीं होता। व्यवसाय तथा उद्योग में जोखिम होने पर अथवा हानि होने पर प्रशासन को उत्तरदायी माना जाता है। संबंध क्या रहेंगे? प्रबंधन का संबंध कर्मचारियों एवं मजदूर से होगा। प्रशासन का संबंध अंशधारी, ऋणधारियों, बैंक, सरकार आदि से होगा। निर्णय क्या लिए जाएंगे? प्रबंधन को जटिल समस्याओं पर निर्णय लेने का लिए प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन प्रशासक को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रबंधन एक विज्ञान है अथवा कला है। तो प्रबंधन के कई वर्षों तक ये बहुत मतभेद चलता रहा और प्रबंधन विज्ञान है अथवा कला है। वर्तमान समय में जो भी प्रबंधन शास्त्र का जो तीव्र गति से जो विकास हुआ उसका सिद्धांत तकनीकी कारण के आधारित पर है। प्रबंधन की सफलता उसके अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान तथा दूरदर्शिता पर निर्भरित है। फिर प्रबंधक विज्ञान के रूप में कैसा हो सकता है? क्योंकि विज्ञान हमें यह बताता है कि जब कोई भी घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है, अर्थात जब आवश्यक कारण उपलब्ध हो तो हम घटना को अनुमान हो जाता है, अर्थात कारण और उसके परिणाम संबंध जो भी कोई नियम रहेंगे एवं तकनीक होनी चाहिए जो कि कार्य एवं कार्य के संबंध में स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से प्रबंधन को विज्ञान मानना उचित ही प्रतीत होता है। फिर प्रबंधन जो है वो कला के रूप में कैसा है? तो कला एक प्रत्यक्ष संबंध मानवीय भावनाओं से होता है, अर्थात किसी भी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करना ही कला है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कला का अर्थ ठोस उद्देश्यों को पूरा करना, परिणाम प्राप्त करना है जो कि निश्चित प्रयासों के बिना संभव नहीं है। कला ही सफलता का प्रयोग आने वाले व्यक्ति योग्यता पर निर्भर करती है जो कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है। इस अर्थ में प्रबंधन निश्चित ही एक कला है। ऐसा कहा जाता है कि प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों में है। हाँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रबंधन एक विज्ञान का संगम है, अर्थात प्रबंधन में कला और विज्ञान दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात प्रबंधन को केवल कला कहना अथवा केवल विज्ञान कहना सर्वदा अनुचित है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कला एवं विज्ञान के दोनों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है।
ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप घर में ही रहिए, घर में रह के आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद में आप सेफ रहिए, यही मनोकामना।